हेलो। हाँ सर, इसमें आइएगा ना, नया वाला बैच में। नया वाला बैच में आइएगा ना, आ जाइए ना। हाँ हाँ, 7 बजे, 7:15 से ले लीजिएगा। 7 बजे हम छोड़ देंगे, 15 मिनट गैप रहेगा। 7:15 से आप ले लीजिएगा। ठीक है। क्या हाल चाल है बताइए। बढ़िया है। अच्छा नहीं का है, का हो गया जी? है क्या? क्या? ओ। ओ, तो अन्याय हो गया लड़का लोग के साथ। अच्छा, न्याय मिलेगा। देंगे, न्याय करेंगे। परेशान नहीं होना है। एक सप्ताह बाद न्याय करेंगे सबके साथ। देखिए, आपको जो है, बिहार पुलिस का तो बैच चल ही रहा है, क्वेश्चन बैंक चल ही रहा है। लेकिन ऑफिस में बहुत सारे बच्चों का ऐसा इंक्वायरी था कि सर हम पहले पढ़ चुके हैं पूरा सिलेबस, बिहार पुलिस में या बिहार दरोगा बैच में या फाउंडेशन बैच में। हम लोगों के लिए अगर एक टेस्ट हो जाता ना, अच्छा रहता। उन सभी विद्यार्थियों के डिमांड को ध्यान में रखते हुए ही 2 जून से बिहार पुलिस का एक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। 2 जून से एक दिन टेस्ट होगा, उसके अगले दिन डिस्कशन होगा। फिर एक दिन टेस्ट होगा, उसके अगले दिन डिस्कशन होगा। सोमवार को टेस्ट होगा, मंगलवार को डिस्कशन, बुधवार को टेस्ट होगा, बृहस्पतिवार को डिस्कशन, शुक्रवार को टेस्ट होगा, शनिवार को डिस्कशन। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस के बच्चों में थोड़ा स्थिरता की कमी होती है। वो नहीं टिकना चाहता है 3-4 घंटा एक साथ। तो इसी वजह से एक दिन टेस्ट रख रहे हैं, एक दिन डिस्कशन, एक दिन टेस्ट, एक दिन डिस्कशन। और पूरा का पूरा जो है लगभग 15 टेस्ट हम लोग करवाएंगे। और ये 15 टेस्ट जो है, टेस्ट विद डिस्कशन है। और इसी सेंटर पर है, किसान कोल्ड स्टोर सेंटर पर है। और इसका समय है दोपहर में 12 से 2। एक दिन टेस्ट, एक दिन डिस्कशन, एक दिन टेस्ट, एक दिन डिस्कशन। समझ गए? तो ये है। अब जो है, आइए पढ़ते हैं। ठीक है, तो बाबू, जो भी लोग हैं क्लास कर रहे हैं, बैच की शुरुआत 23 मई से हुई है। 23 मई ना? और अभी फ्री ना है जी? फ्री है ना? हाँ ठीक है। 23 मई से बैच की शुरुआत हुई है। डेमो चल रहा है। और इसमें हम आपको जो सब्जेक्ट शुरू किए हैं वो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। और लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि इंडियन पॉलिटी नामक सब्जेक्ट में हम लोगों को पढ़ना क्या होता है। तो जो इंडियन पॉलिटी नामक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हमें भारत के संविधान के बारे में पढ़ना होता है। भारत के संविधान के बारे में पढ़ना होता है। भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, संविधान में जो 22 भाग है, संविधान में जो 395 अनुच्छेद है, संविधान में जो 12 अनुसूची है, उसी सब के बारे में हम लोगों को इस सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। और इस विषय को हम शुरू किए और लास्ट क्लास में हम आपको पढ़ाना भी शुरू कर दिए थे। ऑनलाइन पर भी ध्यान दीजिए। सूरज कश्यप जी बताइए क्या करे आपको, हम बताइए
क्या करें, ऑनलाइन पे ध्यान दे, बताइए क्या दिक्कत हो रहा है आपको, कोई दिक्कत है? बिहार पुलिस बैच में जो है आपको शनिवार शुक्रवार तक तो क्वेश्चन बैंक हुआ है। आलोक सर जो करवाते हैं उनका यूपीएससी का एग्जाम था कल, तो वो उनका सेंटर इलाहाबाद था, तो वो एग्जाम देने के लिए इलाहाबाद चले गए। तो इसी वजह से जो है बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक का क्लास शुक्रवार तक हुआ है, शुक्रवार तक हुआ है। शनिवार रविवार को नहीं हुआ है, और आज सोमवार को भी आज नहीं होगा, कल से होगा बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, जो भी यहां पे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या नाम लिए थे, कौन बोल रहा था ऑनलाइन पे ध्यान? सूरज कश्यप, सूरज कश्यप का मैसेज आ रहा है। ठीक है सर, बोल रहा है ठीक है सर, बताइए बाबू। हाँ, देखना है बिल्ली सबको, पिछले जन्म में वो बिल्ली होगा। आवाज कैसे करता है। आइए पढ़ते हैं, क्या प्रॉब्लम है बाबू? अमित अनुरंजन करके है, क्या प्रॉब्लम है बताइए बाबू। कौन चीज का क्वेश्चन बैंक कब से होगा, ये पूछो, कौन चीज का क्वेश्चन बैंक कब से होगा, नहीं पता है, पता करके इस सबको जवाब दो। यह बैच ऑफलाइन में नहीं मिल सकता, कि एकदम मिल सकता है, क्या बात करते हैं। टेस्ट का फी ऑफिस में पता कर लीजिए, कॉल करके पता कर लीजिए, फी सब जो है हम नहीं बोलते। चलिए अब यहां से हटाओ, ठीक है, कमेंट हटाओ, जो कमेंट कर रहा है उसको जवाब दो, हमको पढ़ाने दो। तो कहां तक पढ़ाए थे? तो लास्ट क्लास में थोड़ा संविधान के बारे में बताए थे, तो लास्ट क्लास में जो बताए थे उसका एक बार रिवीजन करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बाबू? बताइए, जो महत्वपूर्ण चीज है सिर्फ उसका रिवीजन करवाते हैं। भारतीय राजनीतिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त? भारत के संविधान को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव। भारत का प्रथम विधि निर्माता कौन है? कौन है? अमेरिका, भारत, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का संविधान लिखित है या अलिखित? लिखित ना है। ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित ना। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है? किस देश का है? ब्रिटेन का ना। विश्व का पहला लिखित संविधान कौन देश का है? अमेरिका ना। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन देश का? भारत का ना है। विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन देश का है? मोनाको। आगे बताइएगा, प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त रूप है, इसे किस विद्वान ने संविधान का परिचय पत्र कहा है? किसने कहा है? एने। विश्व का पहला देश कौन हुआ जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया? आए? भारत किसका अनुसरण करते हुए अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया? संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा है? 13 दिसंबर 1900। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1900। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। आइए पढ़ते हैं अब कमेंट करने वाले लोग कमेंट करना बंद कीजिए, अब पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़िए आराम से, ठीक है, पढ़िए। प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल।
प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। सुनिए बाबू, समझिए। देखिए, प्रस्तावना, कभी प्रस्तावना पढ़े हैं आप लोग? पढ़े हैं? एनसीईआरटी का किताब पढ़िएगा ना, तो उसमें प्रस्तावना का वर्णन रहता है। हाँ, प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय, फिर ऑनवर्ड है, फिर सबसे अंत में है अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना हमें कई बातों की जानकारी देता है। और एक बात हम आपको बता दें, बैच का समय 5 से 8 है, लेकिन पढ़ाई उसमें होगा 5:30 से 8:30, 5:30 से 8:30, समझ गए? 5:30 से 8:30 क्लास शुरू जो होगा। देखिए, होता है कि आपके क्लास से ठीक पहले एगो क्लास है, तो उसमें कभी काल जो है थोड़ा लेट हो जाता है, गैदरिंग हो जाता है, लेकिन 5:30 बजे तक लेटेस्ट क्लास शुरू हो ही जाता है। तो अब जैसे ऑनलाइन वाला लड़का सब जो है, जैसे बैच पे लिखा हुआ है 5 बजे से, अब 5 बजे क्लास नहीं शुरू हुआ, फोन धनाधन करना शुरू कर देता है। तो बैच का जो क्लास है वो 5:30 से 8:30, बैच पर भी सुनो ना, बैच पे करवा देना 5:30 से 8:30, ठीक है? कहे कि आधा घंटा जो है बैठने उठने में इधर उधर में लग जाता है, पहले बढ़िया से बैठिएगा तब ना पढ़ाना शुरू करेंगे जी, ठीक है? तो 5:30 से 8:30, सब 8 बजे तक तो चलवे करेगा। 8:30 बजे, अभी तो गर्मी का मौसम है, इसमें तो हमको नहीं लगता है प्रॉब्लम होना चाहिए राजधानी में। और कोई भी हॉस्टल तो हमको नहीं लगता 9 बजे से पहले बंद होता, गर्ल्स हॉस्टल भी, क्या जी होता है? नहीं होता है, तब 9 बजे होता है। चलिए सुनिए, हाँ लड़का लोग का तो 11 बजे बंद होता है, लड़का लोग तो घोड़ा होता, छुटल घोड़ा, वो सबका कोई माई बाप है तो दीवालों फान जाता है, गेटो फान जाता है, तो लोग, लड़की कैसे गेट फानेगी? तो आपका क्लास का समय है 5:30 बजे से, हम स्पष्ट कर दिए। देखिए, हर बात हम स्पष्ट करके रखते हैं, मतलब धोखाधड़ी वाला बात नहीं, ठीक है? क्लियर कट वे में हर चीज, ताकि आपको सब चीज स्पष्ट हो। और धीरे धीरे पढ़िएगा, 1 सप्ताह 10 दिन में अपने सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब जैसे किसी से पहली बार मिलते हैं तो सब कुछ थोड़े समझ जाते हैं, 2 4 5 10 बार मिलिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो वही चीज है, 2 4 5 10 दिन हमारे साथ समय गुजारिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, समझ गए? तो प्रस्तावना, देखिए बाबू, एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न एक बोल रहे हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है बाबू, प्रश्न लिख ही देते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर, भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव, किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा है, किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा है? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन बी चीनी क्रांति, ऑप्शन सी रूसी क्रांति, ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। इस प्रकार के प्रश्न आए दिनों आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर किन क्रांतियों का प्रभाव नहीं पड़ा है? इसका उत्तर होगा बाबू चीनी क्रांति। चीनी क्रांति। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा है। अब सवाल यह उठता है कि कैसे प्रस्तावना पर फ्रांसीसी क्रांति, किताब होगा इसमें, इसको साइड रखो यार, वहां रखो। कैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा है, कैसे रूसी क्रांति का प्रभाव पड़ा है और कैसे अमेरिकी क्रांति का प्रभाव पड़ा है, इस बात को समझते हैं। देखिए, फ्रांस में 1789 ईस्वी से 1799 ईस्वी के दौरान, फ्रांस में 1789 ईस्वी से 1799 ईस्वी के दौरान एक क्रांति हुई है, जिस क्रांति को हम लोग फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कोई भी क्रांति होता है उसका नारा होता है। जैसे बीपीएससी आंदोलन हुआ तो उसका नारा था एक ही नारा एक ही मांग, री एग्जाम हुआ कोई एग्जाम नहीं ना हुआ। अब क्या ही बोला जाए, इस पर तो टीका टिप्पणी करने के लिए कोर्ट मना किया है। ठीक है, क्या होगा, बोली देंगे तो क्या हो जाएगा, तब ज्यादा से ज्यादा जेल ले जाएगा और क्या करेगा बताइए। पूरा सिस्टम में देखिए, दाल काला नहीं, पूरा दाले काला है तो क्या हो सकता है। तो ठीक ही है, अब जो है उसमें तो हम लोग को सरवाइव करना ही होगा। अब घर में नमक को रोटी मिलेगा तो खाना तो पड़बे करेगा, रसगुल्ला खोजिएगा कहां से मिलेगा। तो वही चीज है, अब जो है उसमें तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो हर क्रांति, हर आंदोलन का अपना कोई ना कोई नारा होता है। तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और बाबू, जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़िएगा तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता का भी जिक्र है, प्रस्तावना में समानता का भी जिक्र है और प्रस्तावना में बंधुत्व का भी जिक्र है। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ही, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ही, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। आपको यहां पर बाबू प्रस्तावना है, प्रस्तावना है, हम देखे थे, है प्रस्तावना, ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना में बाबू, इस प्रस्तावना को थोड़ा सा अगर हम जूम करें, जूम करेंगे तो फटेगा, फटेगा फिर तो कोई बात नहीं है। देखिए यहां पर बाबू स्वतंत्रता, यहां पर आप देख सकते हैं बाबू स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता शब्द है ना। फिर उसके जस्ट नीचे देखिए यहां पर समता, समता कहिए या समानता कहिए, बात बराबर है। फिर और थोड़ा नीचे आइएगा तो आपको यहां पर मिलेगा बंधुता, यहां पर मिलेगा बंधुता, बंधुता, बंधुता। तो प्रस्तावना में, हमारे संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द है। यह शब्द फ्रांसीसी क्रांति का नारा था और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ही ये सब शब्द भारतीय संविधान में लिए गए, भारतीय संविधान में लिए गए। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। और अब एक बात पूछा जाता है बाबू आपसे
प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता या समानता की चर्चा है, और प्रस्तावना में कितने प्रकार की बंधुता की चर्चा है, कितने प्रकार की बंधुता की चर्चा है, ये सब बात आपसे बाबू पूछा जाता है। अगर बाबू हम लोग प्रस्तावना की बात करें, अगर बाबू हम लोग प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन या जिक्र प्रस्तावना में है। आप बाबू यहां पर देख लीजिए ना, यहां पर देखिए आप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और उपासना की स्वतंत्रता। विचार 1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4 और उपासना 5। ये पांचों की स्वतंत्रता की बात की गई है, ये पांचों की स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर इसके बाद प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता या समानता स्थापित करने की बात की गई है। और प्रस्तावना में जो 2 प्रकार की समता या समानता स्थापित करने की बात की गई है, वो 2 है बाबू। आपको यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर बंधुता, बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। बंधुता, बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। अब भारत में एक भाईचारा स्थापित करने की बात की जानी चाहिए कि हर कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी या जो भी रहते हैं, सब भाई भाई हैं, सब आपस में एकजुट है, सब आपस में एक है। तो एक बंधुता, एक बंधुता, एक भाईचारा स्थापित करने की बात की गई है। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता और एक बंधुता स्थापित करने की बात की गई है, और एक बंधुता स्थापित करने की बात की गई है। प्रस्तावना का जहां तक बाबू सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद बाबू अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना रूसी क्रांति से भी प्रभावित है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना रूसी क्रांति से भी प्रभावित है, रूसी क्रांति से भी प्रभावित है। रूसी क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ है। रूसी क्रांति की अगर हम बात करें तो जो रूसी क्रांति है, रूसी क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ है। 1917 रूसी क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ है। रूसी क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ है। रूसी क्रांति का नारा था सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय रूसी क्रांति का नारा था। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय रूसी क्रांति का नारा था। और जब आप प्रस्तावना को पढ़िएगा ना, तो प्रस्तावना में भी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और प्रस्तावना में भी जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, वो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो आप प्रस्तावना को यहां देखिए, यहां पर देखिएगा, आप गौर फरमाइएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह रूसी क्रांति का नारा है और यह प्रस्तावना में भी है। तो हम कह सकते हैं ना कि हां, संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना रूसी क्रांति से भी प्रभावित है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? एकदम कह सकते हैं, एकदम 100% कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं। और इस प्रकार आपको यह स्पष्ट हुआ होगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह रूसी और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। एक विद्वान हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को लेकर क्या कहा है जानते हैं? एक विद्वान हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को लेकर क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि प्रस्तावना फ्रांसीसी और रूसी क्रांति की अभिव्यक्ति है। पंडित नेहरू ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है, पंडित नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति की अभिव्यक्ति है। वह फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति की अभिव्यक्ति है। और प्रस्तावना पर अमेरिकी क्रांति का भी प्रभाव है। कैसे प्रभाव है? अमेरिका में जब क्रांति हुआ, अमेरिकी क्रांति के बाद ही अमेरिका में संविधान बना, और अमेरिकी क्रांति के बाद जब अमेरिका में संविधान बना तो उस संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका ने शामिल किया, और अमेरिका का अनुसरण करते हुए ही भारत ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। इस रूप में आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहीं ना कहीं अमेरिकी क्रांति से भी प्रभावित है। लिखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि, लिखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की अभिव्यक्ति है। रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की अभिव्यक्ति है। रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की अभिव्यक्ति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की अभिव्यक्ति है, की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति कॉस्ट में 1789, फ्रांसीसी क्रांति कॉस्ट में 1789, कॉस्ट वन। फ्रांसीसी क्रांति कॉस्ट में 1789, कॉस्ट वन। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समता और बंधुता, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समता और बंधुता, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समता और बंधुता का नारा दिया गया था। इस क्रांति से प्रभावित होकर ही, इस क्रांति से प्रभावित होकर ही इस क्रांति से प्रभावित होकर ही संविधान की प्रस्तावना में, इस क्रांति से प्रभावित होकर ही संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द, स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द, स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द, स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द को स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द को जोड़ा गया है।
स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द को जोड़ा गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द को जोड़ा गया है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट, एक जोड़ा गया, फुल स्टॉप। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। प्रस्तावना में पांच प्रकार, प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता, प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। एक नंबर में विचार, एक नंबर में विचार, दो नंबर में अभिव्यक्ति, एक नंबर में विचार, दो नंबर में अभिव्यक्ति, तीन नंबर में विश्वास, चार नंबर में धर्म, पांच नंबर में उपासना, पांच नंबर में उपासना, पांच नंबर में उपासना, पांच नंबर में उपासना, उपासना। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा बाबू। प्रस्तावना में दो प्रकार की समता या समानता, प्रस्तावना में दो प्रकार की समता या समानता, प्रस्तावना में दो प्रकार की समता या समानता, प्रस्तावना में दो प्रकार की समता या समानता की चर्चा, प्रस्तावना में दो प्रकार की समता या समानता की चर्चा की गई है। एक नंबर में प्रतिष्ठा, दो नंबर में अवसर, 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 एक नंबर में प्रतिष्ठा, दो नंबर में अवसर। आगे प्रस्तावना एक बंधुता अर्थात प्रस्तावना एक बंधुता अर्थात एक भाईचारा, प्रस्तावना एक बंधुता अर्थात एक भाईचारा स्थापित करने, को लेकर प्रावधान करता है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रूसी क्रांति के दौरान, रूसी क्रांति 1917, रूसी क्रांति के कॉस्ट में 1917 लिख लीजिएगा। रूसी क्रांति 1917 के दौरान रूसी क्रांति 1917 के दौरान
रूसी क्रांति 1917 के दौरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। रूसी क्रांति 1917 के दौरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। रूसी क्रांति 1917 के दौरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। रूसी क्रांति 1917 के दौरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का नारा दिया गया था। इसे भी प्रस्तावना में शामिल किया गया है। उसी में प्रस्तावना में यही 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। प्रस्तावना में यही 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। प्रस्तावना में यही 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। प्रस्तावना में यही 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। चलिए आगे अब समझिएगा। देखिए बाबू, प्रस्तावना, एक बात समझिए आप। प्रस्तावना को लेकर हमेशा एक विवाद रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या संविधान का अंग नहीं है। गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा दीदी जी, लोग बतियाइएगा मत, समझिए। प्रस्तावना को लेकर समय समय पर यह विवाद रहा है कि प्रस्तावना को लेकर समय समय पर यह विवाद रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। प्रस्तावना को लेकर समय समय पर यह विवाद रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। और जानते हैं, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और संविधान को लागू करने की बारी आई, तो संविधान सभा के सदस्य इस ऊहापोह में थे कि प्रस्तावना को लागू करे या ना करे। संविधान सभा के सदस्य इस ऊहापोह में थे कि प्रस्तावना को लागू करे या ना करे। लेकिन अंततः संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसहमति से डिसीजन लिया और संविधान लागू करने की अंतिम कड़ी में, संविधान लागू करने के अंतिम दौर में प्रस्तावना को भी लागू कर दिया। संविधान लागू करने के अंतिम दौर में प्रस्तावना को भी लागू कर दिया। संविधान लागू करने के अंतिम दौर में प्रस्तावना को भी लागू कर दिया। संविधान लागू करने के अंतिम दौर में प्रस्तावना को भी लागू कर दिया। प्रस्तावना को भी लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का हमेशा जजमेंट आते रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने द्वारा दिए गए निर्णय से इस सवाल को उजागर किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग न है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंटों में एक जजमेंट है बेरुवारीवाद 1960। बेरुवारीवाद 1960। बेरुवारीवाद
1960 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बेरुवारीवाद 1960 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बेरुवारीवाद 1960 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यह है कि प्रस्तावना को लेकर इस केस में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इस केस में, बेरुवारीवाद 1960 वाले केस में, बेरुवारी एक क्षेत्र था और बेरुवारी एक क्षेत्र था जो पाकिस्तान को सौंपना था। उसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और उस मामला में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को लेकर भी कुछ टिप्पणी किया और प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। फिर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1967 में आया गोलकनाथवाद केस में। गोलकनाथवाद केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1967 में आया और इसमें भी प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी किया था और इसमें प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी किया था कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, यह शाश्वत है, यह संविधान की आत्मा है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा, दर्पण या कुंजी कहा जाता है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा, दर्पण या कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गोलकनाथवाद 1967 के जजमेंट में। फिर आगे चलकर केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को आया। केशवानंद भारती एक महंत थे, जमीनी विवाद को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए और फिर जो है उस केस में भी जजमेंट आया और प्रस्तावना पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में टिप्पणी किया था। केशवानंद भारतीवाद 1973 में इस सब की चर्चा हम करेंगे आगे विस्तार पूर्वक, ठीक है ना। केशवानंद भारतीवाद 1973 में इस सब की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए संसद उसमें संशोधन कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट को भारत का संविधान ही यह अधिकार देता है कि वह अपने द्वारा दिए गए पुराने निर्णय को पलट सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट पहले कहेगा उत्तर जाइए, जब सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिन के बाद लगेगा नहीं उत्तर जाना ठीक ना है, दक्षिण जाना ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा दक्षिण जाइए। सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय को पलटने का अधिकार भारत का संविधान दिया है। भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को पलट सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए डिसीजन को पलट सकता है। यही तो रीजन है
कि बेरुवारीवाद में कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद उसमें संशोधन नहीं करेगा। केशवानंद भारतीवाद में कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए संसद उसमें संशोधन करेगा। तो अब यहां तक लिखिए, लिखिएगा। प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का अंग प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, है या नहीं है, है या नहीं है, इसको लेकर विवाद रहा 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 है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। फुल स्टॉप। बेरुवारीवाद, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। बेरुवारीवाद बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख के लिखिए, गलती मत लिखिए। बेरुवारीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकता है और संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट। गोलखनाथवाद। गोलखनाथवाद
नेक्स्ट पॉइंट गोलकनाथवाद। उन्नीस सौ सड़सठ, गोलकनाथवाद 1967 में गोलकनाथवाद 1967 में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय, प्रस्तावना अपरिवर्तनीय, प्रस्तावना अपरिवर्तनीय, कोमा प्रस्तावना अपरिवर्तनीय, कोमा शाश्वत और आत्मा है। प्रस्तावना अपरिवर्तनीय, शाश्वत और आत्मा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बाबू, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। काहे दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं बाबू, क्या हुआ है? बैग अपना संभाल के रखिए, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अपने गोदी में रखिए ना, अरे आगे में रखिए बाबू। हाँ अब ठीक हुआ। लिखिएगा बाबू, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद 1973 में केशवानंद भारतीवाद 1973 में केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलटते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए संसद इसमें संशोधन 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 कर सकता है। चलिए अब सुनिएगा, समझिएगा। केशवानंद भारतीवाद में समझिएगा बाबू, इधर उधर मत कीजिए। केशवानंद भारतीवाद में जब यह स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए संसद उसमें संशोधन कर सकती है, तो फिर आगे चलकर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर आगे चलकर
सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना में संशोधन किया गया और आज तक के इतिहास में प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। आज तक के इतिहास में बाबू अगर देखा जाए तो आज तक के इतिहास में प्रस्तावना में बाबू सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और प्रस्तावना में जो सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो प्रस्तावना में संशोधन हुए हैं, इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। इस संविधान संशोधन के तहत जो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द प्रस्तावना में अभी है, लेकिन मूल संविधान के प्रस्तावना में नहीं था। इन तीनों शब्दों को संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया है और इन तीनों शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उस संविधान में जो प्रस्तावना था, उस प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था, उस प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था और उस प्रस्तावना में अखंडता शब्द नहीं था। उस प्रस्तावना में अखंडता शब्द नहीं था। 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान लागू हुआ है, उस संविधान का जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में ना तो समाजवादी शब्द था, ना पंथ निरपेक्ष शब्द था, ना अखंडता शब्द था। 26 जनवरी 1950 में लागू संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान लागू हुआ है, उस संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। 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 समझ गए? बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी का पीवाईक्यू पलट करके देखिएगा। और एक बात जानिए बाबू, इस बैच में आप याद रखिएगा, बीपीएससी मेंस तक के सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। समझ गए? इस बैच में जो भी एडमिशन लीजिएगा, बीपीएससी अभी तो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, काहे कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे अभी आप समझिएगा ना है। लेकिन
आप पढ़िए अभी, तब तक में बहुत कुछ आप पढ़ लीजिएगा। आगे जो है इस बैच में जो आप एडमिशन लीजिएगा, ऐसे बीपीएससी का फी तो प्री कम मेंस बैच का फी है 10,000 रुपया। इस बैच में हमको लगता है 5,000-5,500 रुपया फी होगा, ठीक है। तो अभी मतलब मेन फोकस होगा आपके बेस को तैयार करना। मेंस में घुसेंगे ना तो आप लोग मुसल्लफपुर हाट वाले हैं, ठीक है। मुसल्लफपुर हाट वाले लड़कों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, उसका बेस बाबू बहुत कमजोर है। हम देखते हैं अरे यार एकदम आसान शब्द सब वो सही नहीं लिखता है, नहीं सही लिखता है। मतलब विश्वास, आदिवासी, ये सब शब्द सही नहीं लिखता है। विश्वास बताइए, कनिष्क, ये सब शब्द सही नहीं लिखता है। तालम सो की जगह मुर्दान सो, मुर्दान सो की जगह दान सो। मतलब 3 गो सो है ना जी, ई है ना 3 गो सो। इसके जगह ई दे देगा, इसके जगह ई दे देगा, इसके जगह ई दे देगा। तो बड़ी कमजोर हैं आप लोग, समझे, बहुत कमजोर हैं हम जो स्थिति देखते हैं। लेकिन आप लोग पढ़िए अभी। जैसे 70वीं मेंस का बैच हम लोग कंप्लीट करवाए हैं। मेंस जानते हैं 1.5 से 2 महीना का सिलेबस। अगर बेस आपका अच्छा हो, इस बार हम लोग 70वीं मेंस में 1.5 महीना में सिलेबस खत्म कर दिए। सब कोई तो सिर्फ ये दिखाया कि जीएस फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन लड़ा है, हम तो जीएस सेकेंड पेपर भी दिखाए हैं, एसए भी दिखाए हैं, सब चीज में क्वेश्चन लड़ा दिए, समझ गए ना। तो जब अभी 71वीं का बैच चल रहा है, उसमें भी अभी पीटी ओरिएंटेड ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले, और उसमें तो अभी जो मेन बीपीएससी का बैच है उसमें थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड दे रहे हैं, ताकि प्रीलिम्स के बाद मेंस ओरिएंटेड जब उसका क्लास हो तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, समझ गए। तो जब पीटी और मेंस दोनों ओरिएंटेड देंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो नहीं देंगे अभी हम आपको। आपका बेस जब क्लियर होगा ना फाउंडेशन से, तो मेंस एक बार 2 माह का कोर्स होगा, 2 माह का कोर्स हम आपको करवा देंगे। 2 माह का कोर्स हम आपको करवा देंगे, लेकिन उसके लिए जो है मतलब डिस्काउंट रेट में कुछ पेमेंट करना होगा, नहीं तो 10,000 पेमेंट अभी ये कर दीजिए, पीटी कम मेंस बैच हो जाएगा। देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास, पीटी कम मेंस पढ़ना है, हम तो ये चाहेंगे कि जो है पहले पीटी कम मेंस पढ़ना है तो 10,000 पेमेंट करना होगा। हम तो ये चाहेंगे स्टेप बाय स्टेप पेमेंट कीजिए, पीटी का पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, फिर मेंस के लिए अपना पे करके पढ़ लीजिएगा। क्या जी, अब इसमें से बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसको बीपीएससी नहीं देना है, वो काहे 10,000 पे करेगा, लेकिन जिसको बीपीएससी देना है तो वो अपना पे करेगा बाद में, अभी नहीं। कंफ्यूजन नहीं ना हुआ है, कंफ्यूजन नहीं हुआ है जी, आए? मतलब हम ये बात बोलना चाह रहे हैं, अभी हम पीटी ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं तो अभी आप उतने पेमेंट दीजिए। अब बाद में जब मेंस का पढ़ाने लगेंगे ना, तब हम बोल देंगे बाबू अब मेंस पढ़ा रहे हैं, अब और पैसा दो, रिचार्ज करो, हमको रिचार्ज खत्म हो गया है, समझे। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, आए? बीपीएससी तक की हम बात कर रहे हैं, बीपीएससी तक की हम बात कर रहे हैं। और जब मेंस का प्रॉपर बैच चलेगा ना, उसमें आप लोग को हम अलाउ करवा देंगे, ठीक है ना, उसमें आप जाकर के पढ़ लीजिएगा जिसको बीपीएससी करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, आए? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए अभी, क्या है कि आप लोग का कोई भरोसा नहीं है। और जो पीटी ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, ये भी बात हम आपको स्पष्ट कर दें, पीटी ओरिएंटेड जो पढ़ाएंगे उसमें आपको बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी पीटी तक निकलेगा, बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी पीटी तक, यानी निम्न स्तरीय एग्जाम से लेकर उच्च स्तरीय एग्जाम तक सब एग्जाम निकलेगा आपका। अब ये मत पूछिएगा बिहार दरोगा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसी बीच में बिहार दरोगा आ जाता है, एकदम निकलेगा, समझ गए।
तो मेंस के लिए जो है थोड़ा अलग से, मेंस का सिलेबस छोटा है, मेंस में सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना होता है। पीटी का सिलेबस ब्रॉड है, पीटी में सब कुछ पढ़ना होता है, समझ गए ना। तो अभी पीटी का ही पेमेंट कीजिएगा, बाद में जब मेंस शुरू करेंगे तो हम आपको बता देंगे, तो फिर उस टाइम में आप अपना करके मेंस का क्लास कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं ना है तुम लोग को। पता नहीं, हमको तो लग रहा है बोल करके हम गलती तो नहीं कर दिए हैं, कंफ्यूजन नहीं ना है। हाँ, आगे आइए। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उस अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। लेकिन अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। वर्तमान में भारत संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और बाबू ये जो 5 शब्द है, संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसको याद रखने का ट्रिक है SSPLG, मतलब ट्रिक है। ये सब शब्द जो है ना ऐसे पूछा जाता है, संविधान के प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम है। ऑप्शन ए समाजवादी संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी लोकतंत्र गणराज्य समाजवादी संप्रभुत्व, ऑप्शन सी संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सी, जो लोग सी बोल रहे हैं वो एक्टिव है, उसका दिमाग भी ठीक है। जो मुंह में लड्डू लेके बैठल है उसका दिमाग एक्टिव नहीं, उसका आईक्यू लेवल बहुत कम है। जनरल कंपटीशन में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जो सी बोले हैं, जिसके मुंह से सी आया है, मतलब वो एक्टिव है, उसका आईक्यू लेवल ठीक है, उसको जल्दी नौकरी हो जाएगा, समझ गए। आज जो बोका सब है मुंह में लड्डू लेकर के बैठे हुए हैं पीढ़िया पर, तोहर बियाह न है, मुंह में लड्डू लेके बैठेगा। तो अब लिखिए बाबू, लिखिएगा। लिखिएगा बाबू, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन करते हुए तीन नए शब्द को जोड़ा गया। एक नंबर में समाजवादी, दो नंबर में पंथ निरपेक्ष, एक नंबर में समाजवादी, दो नंबर में पंथ निरपेक्ष, तीन नंबर में अखंडता।
नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जो 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ, उसके अनुसार छब्बीस जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ, उसके अनुसार भारत एक मिनट, उसके प्रस्तावना के अनुसार, उसके अनुसार की जगह उसके प्रस्तावना के अनुसार, उसके प्रस्तावना के अनुसार, उसके प्रस्तावना के अनुसार भारत एक, उसके प्रस्तावना के अनुसार भारत एक, उसके प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। मेरा भी दिमाग भसक गया है। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। 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 नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान प्रस्तावना के अनुसार वर्तमान प्रस्तावना के अनुसार भारत एक वर्तमान प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। कॉस्ट में ट्रिक, TRIC के ट्रिक, SSPLG, पहला S से संप्रभुत्व संपन्न,
पहला एस से संप्रभुत्व संपन्न, दूसरा एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, एल से लोकतंत्र, जी से गणराज्य। मतलब इन पांचों शब्दों को क्रमवार तरीका से याद रखने का ट्रिक है SSPLG। पहला एस से संप्रभुत्व संपन्न, दूसरा एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, एल से लोकतंत्र, जी से गणराज्य। चलिए अब सुनिए, अरे हीरालाल साहब, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। तो प्रस्तावना के जो 4 मूल तत्व है उसके बारे में जानते हैं। हेडिंग मारिए, प्रस्तावना के 4 मूल तत्व। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व। पहला है हीरो साहब, आइए, प्रस्तावना के जो 4 मूल तत्व है, ध्यान दीजिएगा बाबू। प्रस्तावना के जो 4 मूल तत्व है उसमें जो बाबू आपको पहला तत्व है वो हमें शक्ति के स्रोत, शक्ति के स्रोत। देखिए बाबू, प्रस्तावना को आप पढ़िए। कहां गया जी प्रस्तावना? शक्ति के स्रोत, प्रस्तावना। प्रस्तावना को आप पढ़िए। सुनिए, हल्ला मत कीजिए। हल्ला काहे कर रहे हैं? देखिए, प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब भारत की आम जनता, भारत की आम जनता, गौर फरमाइएगा। हम भारत के लोग मतलब भारत की आम जनता, मतलब भारत की आम जनता मतलब हम आप, भारत की आम जनता मतलब हम आप, हम भारत के लोग यानी आम जनता भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, यानी हम लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत को एक समाजवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत को एक गणराज्य बनाना चाहते हैं। और फिर इसका अंत देखिए, इस संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत मतलब स्वीकार, अधिनियमित मतलब लागू, आत्मार्पित मतलब अपने ऊपर, अपने ऊपर। तो प्रस्तावना की शुरुआत हुई है किस शब्द से? तो प्रस्तावना की शुरुआत हुई है हम भारत के लोग से। प्रस्तावना की शुरुआत हुई है हम भारत के लोग से। इसका अंत हुआ है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये कहीं ना कहीं इस और इशारा करता है कि भारत में शक्ति का जो अंतिम स्रोत है वो आम जनता है। तो प्रस्तावना हमें शक्ति के स्रोत के बारे में बतलाता है। प्रस्तावना हमें यह बतलाता है कि भारत में शक्ति का जो अंतिम स्रोत है वो आम जनता है। तो नीचे से लिखिएगा 1 नंबर में शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व, 4 मूल तत्व में एक है शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व, उसमें एक है शक्ति का स्रोत। उसमें एक है शक्ति का स्रोत। डैश देकर लिखिए, प्रस्तावना की शुरुआत प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है।
प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है और इसका अंत अंगीकृत अधिनियमित और इसका अंत अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करने से होता है। अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करने से होता है। इसका अंत अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करने से होता है, जो इस और इशारा करता है कि भारत में शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता है। जो इस और इशारा करता है कि भारत में शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता है। जो इस और इशारा करता है कि भारत में शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता है। जो इस और इशारा करता है कि भारत में शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता है। फुल स्टॉप। जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए पढ़िए हीरालाल सब पढ़िए। पढ़िए हीरालाल सब। पढ़ लिए हीरालाल सब। दीजिए। आइए याद करते हैं हीरो सब। आइए। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की अभिव्यक्ति कहा? किसने कहा है? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सा नारा दिया गया था? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सा नारा दिया गया था? क्या ये सब शब्द प्रस्तावना में लिया गया है?
प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है? कितना? प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रस्तावना में कितने प्रकार के समता या समानता की चर्चा? कितना? कौन कौन? प्रतिष्ठा और प्रस्तावना में कितना बंधुता स्थापित करने की बात की गई? आए? एक ना। और प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा? कितना? कौन कौन? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। प्रस्तावना में ये जो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय है, ये कहां से लिए गए हैं? रूसी क्रांति से। कहां से लिए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकता है? बेरुआरी वाद 1960। सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस निर्णय में यह कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकता है? बेरुआरी वाद 1900। सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस निर्णय में यह कहा कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय, शाश्वत और आत्मा है? किसमें कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस निर्णय में यह कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकता है? केशवानंद भारती वाद। किस कमिटी के सिफारिश पर प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति के सिफारिश पर प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1900। इसके तहत प्रस्तावना में कितने नए शब्द जोड़े गए हैं? कितने नए शब्द? कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और। अभी तक प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है? कितना बार? 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ, उसके प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा राज्य है? संप्रभुत्व, संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य। कैसा है? वर्तमान प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा राज्य है? संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और ये जो 5 शब्द है, इस 5 शब्दों को क्रमवार तरीका से याद रखने का ट्रिक क्या है? एसएसपी, पहला एस से संप्रभुत्व संपन्न, दूसरा एस से, पी से, एल से, जी से प्रस्तावना के अनुसार शक्ति का अंतिम स्रोत। प्रस्तावना के अनुसार शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है? कौन है? आम जनता ना। चलिए अब आप अपने कॉपी में प्रस्तावना को लिखिए, तो लिखिए इसको। आंख में चश्मा लगा लीजिए। लिखिए। अब सुनिए, बिट्टू सर को बोले हैं आज से वो क्लास लेंगे, ठीक है? 10 मिनट वेट कीजिए, साइन शुरू करवाते हैं, ठीक है? क्या पढ़ाना है जी? है बायो। क्या? फिजिक्स? अरे सब तो पढ़ना ही है यार।
है। अरे आना है तो जल्दी आओ ना यार, क्या मुंह देख रहा है, टाइम हो गया, हम निकलेंगे अब। ठीक है तो चलिए, आप लोग जो है हीरो है, सुनो, इसको ऊपर नीचे कर देना, ठीक है, इसको लिख लीजिए, इससे आगे कल पढ़ाएंगे। ठीक है बाबू, इसको लिख लीजिए, प्रस्तावना लिख लीजिए, इसको ऊपर नीचे कर देना, कुर्सी मत तोड़ो ज्यादा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे 10 मिनट का गैप है, देखिए 2 क्लास के बीच में गैप देना जरूरी है। ठीक है, माइंड का भी एक कैपेसिटी होता है, माइंड 1.5 घंटा से 2 घंटा नहीं कर सकता है कोई भी काम, अगर उसके बाद कर रहा है तो मतलब ऐसे फालतू टाइम पास हो रहा है, समझ गए। तो 10 से 15 मिनट का गैप है, और उसके बाद आज से साइंस भी शुरू हो रहा है, ठीक है ना। हाँ है, अच्छा ठीक है सर, आएंगे पढ़ाएंगे, अपना पढ़िए, जो पढ़ाएंगे सब चीज तो पढ़ना ही है, ठीक है।